स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जनरल इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट जनरल इलेक्शन के रिगार्डिंग में एक सर्वे है उसको कंडक्ट किया गया CSDS नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। स्टूडेंट जो सर्वे के जो आउटकम है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किस तरीके से जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया जाएगा, ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है डिफरेंट टाइप के जो सर्वे हैं जो कि यहाँ पे सर्वे एजेंसी, न्यूज एजेंसी उनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि वोटिंग का जो डे है इलेक्शन के अंदर, वोटिंग का जो डे है उसके अर्लियर फेज के अंदर जो सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं उनको हम यहाँ पे ओपिनियन पोल के रूप से जानते हैं। और स्टूडेंट जैसे ही वोटिंग का जो समय है वो एंड होता है उसके बाद में आपको यहाँ पे एग्जिट पोल है वो देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिएगा अगर यहाँ पे इलेक्शन को मल्टीपल फेज के अंदर कंडक्ट करवाया गया है तो क्या फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है उसके बाद में आपको एग्जिट पोल देखने के लिए मिलेगा? तो स्टूडेंट्स आपको उस समय में जो एग्जिट पोल है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। सभी जो फेज है उनका वोटिंग एंड होने के बाद में आपको यहाँ पे जो एग्जिट पोल है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया है ये भी बेसिकली यहाँ पे ओपिनियन पोल का ही पार्ट है, क्योंकि हमारे लोकसभा की जो जनरल इलेक्शन है उसके फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है वो आपको 19 अप्रैल के समय देखने के लिए मिलेगा। तो ये ओपिनियन पोल का ही पार्ट है। वोटिंग के डे से पहले इसको कंडक्ट करवाया गया, पॉलिटिकल पार्टीज का जो एज है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्या स्टूडेंट जो एग्जिट पोल है इनको कंट्रोल भी किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 126A है उसके थ्रू में आपको इनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। जो वोटिंग का जो समय है, जब पर्सन्स अपना जो वोट है उसको कास्ट कर रहे हैं तो उस दौरान में जो एग्जिट पोल है वो नहीं कैरी आउट किया जा सकता है न्यूज एजेंसी और सर्वे एजेंसीज के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट 2019 के समय जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया था 2 स्टेट्स के अंदर, 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर में। आप देखिए कि अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करते हुए PM सर के द्वारा एड्रेस किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को जल्दी ही स्टेटहुड है वो फिर से ग्रांट किया जाएगा। और आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट 2019 के समय जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज के समय में, तो उस समय हमारी कंट्री के अंदर 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, उनको भी बेसिकली मर्ज कर दिया गया था, उनको एक ही यूटी है वो बना दिया गया था उस दौरान में। तो ये भी आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रामेश्वरम कैफे के बारे में है। अब आपको रामेश्वरम प्लेस के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट प्लेस है, रिलीजियस जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो आप देखिए कि जो रामेश्वरम कैफे है वो आपको बेंगलोर नाम का जो सिटी है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है, जो हमारी कंट्री का IT हब है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप से भी हम उसको जानते हैं। मार्च के मंथ के समय बेंगलोर का जो रामेश्वरम कैफे है वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। वहाँ से जो उस ब्लास्ट के बिहाइंड में जो पर्सन्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है NIA के द्वारा कलकत्ता के वहाँ से। आप देखिए कि NIA को कब क्रिएट किया गया था स्टूडेंट? 26/11 का जो इंसिडेंट है उसके बाद में एक एजेंसी है उसको क्रिएट किया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और 2019 के समय NIA एक्ट को अमेंड करते हुए इसको जो मोर पावर्स है वो भी दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पर्सन है जिनके द्वारा ब्लास्ट को कैरी आउट किया गया था वो आपको जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है उससे उनका इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। उसी के रिगार्डिंग में आप देखें कि 2020 से ये रडार के अंदर में थे, इनको कंटिन्यूस यहाँ पे सर्विलेंस के फेज के अंदर में थे, उन्हीं के द्वारा जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आईसिस के बारे में तो 2011 के समय जो अरब स्प्रिंग का जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, मिडिल ईस्ट का जो कंट्रीज है वहाँ पे। और उसी समय में जो अरब स्प्रिंग के द्वारा जो उनके लीडर्स हुआ करते थे कंट्रीज के, जैसे कि गद्दाफी नाम के लीडर हैं लीबिया से, उन सभी को टॉपल डाउन किया गया वहाँ की पब्लिक के द्वारा। और उस समय में जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ उस समय में आपको आईसिस का जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से है। इन्फ्लेशन यहाँ पे रिड्यूस हुआ है बट फूड सेक्टर के अंदर स्टिल इन्फ्लेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट इलेक्शन प्रोसेस के बारे में है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से है।
आप देखिए कि जो आर्टिकल 44 है वो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में डीपीएसपी के अंदर देखने के लिए मिलता है। डीपीएसपी स्टूडेंट्स नॉन जस्टिसेबल है। अगर आपका डीपीएसपी का वायलेशन होगा तो आप कोर्ट के अंदर अप्रोच नहीं कर सकते हो, जैसा कि आप फंडामेंटल राइट के समय यहाँ पे कोर्ट के अंदर में अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे कंट्री के अंदर गोवा नाम का जो स्टेट है वहाँ पे आपको पोर्तुगीज के समय से ही देखने के लिए मिलता है, बट आप देखिए उत्तराखंड के द्वारा भी जो लीगल जो लॉ है उसको फ्रेम किया गया था, तो उसी के जो सीएम है उनका ये इंटरव्यू है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में आपको आर्टिकल 44 है, पर्सनल लॉज को कोडिफाई करना है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी के जो लॉ हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, तो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, वो एक स्टिल स्टूडेंट्स एक यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उत्तराखंड से, उनको इस एम्बिट के अंदर नहीं रखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रो प्लास्टिक के बारे में है, आप देखिए कि माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमन बॉडी के अंदर में वाटर को कंज्यूम करने के दौरान भी इनका एंट्री है वो देखने के लिए मिलता है, और इसी माइक्रो प्लास्टिक के द्वारा जो इलनेस है उसको क्रिएट किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, वाटर ड्रिंकिंग के दौरान भी एंटर करते हैं, हेल्थ के लिए कंसर्न है। आप देखिए कि यहाँ पे एक पॉलीमर नेटवर्क है उसको डेवलप किया गया है, पॉलीमर नेटवर्क को डेवलप किया गया जिसके अंदर यूवी लाइट है उसका भी यूज आपको देखने के लिए मिलता है। यूवी लाइट का यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। अर्लियर फेज के अंदर में आईएएससी के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा फिल्टर एक मेम्ब्रेन है उसका डेवलप किया गया था, बट आप देखिए को जो मेम्ब्रेन है उसका क्लॉग होने की वजह से इस तरीके से नया हाइड्रोजेल है उसको डेवलप किया गया है जिससे कि माइक्रो प्लास्टिक से उनको रिमूव किया जाए वाटर से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडीबी के बारे में है, आप देखिए कि एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट है उसके बारे में कल हमने रीड किया था। इंडिया का जो ग्रोथ सेक्टर्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो 7% देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें हमारे एनएसओ का जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है उससे ये काफ़ी कम है स्टूडेंट्स, एनएसओ के द्वारा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो किया गया है 7.6%। आप देखिए अर्लियर ईयर के नेक्स्ट ईयर के अंदर में 7.2 बताया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो आउटलुक रिपोर्ट है, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, उसके अंदर में तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कहा गया कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, कंज्यूमर का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हुआ है, और रूरल इकोनॉमी प्रेजेंट समय में एक रिकवरी फेज के अंदर में है, तो उसी वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है उसको हाई दिखाया गया है एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। स्टूडेंट्स एडीबी के बारे में डिस्कस करें, 1966 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आप देखिए कि इंडिया इसमें 4th नंबर पे जो शेयर होल्डर्स है वो देखने के लिए मिलता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपाइंस के अंदर इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट 2005 के समय से एसर नाम का जो रिपोर्ट है वो निकाला जाता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। किसके द्वारा निकाला जाता है? एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है एनजीओ प्रथम। एनजीओ प्रथम के द्वारा आपको ये जो रिपोर्ट है वो देखने के लिए मिलती है। एसर नाम का रिपोर्ट है, क्या नाम है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अगर हम आउटकम्स के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फंडामेंटल स्किल है, फंडामेंटल रीडिंग स्किल्स है, उसके रिगार्डिंग में जो ड्रॉबैक है उसके बारे में डिस्कस किया गया। 14 to 18 के जो बच्चे हैं उनका जो सर्वे है वो कैरी आउट किया गया है। हर एक साल जब ये रिपोर्ट पब्लिश होती है तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर में किस तरीके से जो यहाँ पे लेवल है उसका डिक्लाइन फेज के अंदर में है, स्पेशली जो क्वालिटी एजुकेशन है तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, आप देखिए कि रिपोर्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं कंडक्ट हुआ, ओनली 28 जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर कंडक्ट हुआ था हमारे 26 स्टेट्स के अंदर में। तो कंप्लीट इंडिया का जो आपको एक जो सैंपल साइज है वो मिल सकता है, बट कंप्लीट इंडिया को आप जज नहीं कर सकते हो इस तरीके से जिसमें रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, उसके रिगार्डिंग में बुक्स का जो प्रेजेंस है वो होना चाहिए। जो आपको काफ़ी सारे हाउस होल्ड्स के अंदर में जो बुक्स है उनका प्रेजेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, मेंटरशिप को बूस्ट करने का जरूरत है, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एनएसएसओ की जो डाटाज है, नेशनल सैंपल सर्वे के जो डाटाज हैं उसको भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विकिलीक्स के जो फाउंडर हैं उनको बेसिकली यहाँ पे पनिश ना किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि मैसेंजर को फ्री करने का जरूरत है। विकिलीक्स के जो फाउंडर हैं जूलियन असांजे वो प्रेजेंट समय में यूके का जो जेल है उसके अंदर में बंद है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के वो सिटीजन आपको देखने के लिए मिलते
लेते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ डिसीजंस वो लिए गए हैं जिसको कि यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेस्क्यू के बारे में और कैप्चर के पर्सपेक्टिव से है, स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो रेस्क्यू है डेट मीन्स किसी का जो किसी भी वाइल्ड लाइफ है या किसी भी पर्सन का जो लाइफ है उसको सेव करने के रिगार्डिंग में है। बट यहाँ पे हमारा जो इंडियन वाइल्ड लाइफ का जो पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जब भी किसी एनिमल को रेस्क्यू किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्किल का ज़रूरत है, काफ़ी उसके ऊपर वायलेंस का जो सिचुएशन है वो नहीं क्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ के जो रेस्क्यू के रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस है उनको भी रिलीज किया गया है, बट गाइडलाइंस का आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, समय समय पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के एक बलरामपुर का जो एग्जाम्पल है वो दिया गया कि जैसे उसको रेस्क्यू किया गया जंगल के अंदर, उसको वापस से रिलीज किया गया तो उसके बाद में उसका डेथ होता है। तो आप देखिए कि इस तरीके से जो रेस्क्यू है उनको बेसिकली यहाँ पे लोगों को जो गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है, उसका जो सेफुली एनिमल का जो सेफुली रेस्क्यू है वो कैरी आउट किया जा सके वाइल्ड लाइफ के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स म्यांमार के बारे में है, आप देखिए कि म्यांमार के अंदर जो सितवे पोर्ट का एरिया है, रखाइन स्टेट के अंदर जो सितवे पोर्ट का एरिया है वहाँ पे जो सिचुएशन है वो डैमेजिंग सिचुएशन देखने के लिए मिला है। एथनिक आर्म्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा वहाँ पे जो अटैक्स हैं वो कैरी आउट किए गए हैं, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो सितवे पोर्ट के अंदर में हमारा जो ऑफिस हुआ करता है उसको क्लोज कर दिया गया है, और आप देखिए कि दूसरे एरिया से जो एम्बेसी चल रही है वहीं से उसको ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में है, आप देखिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को इलेक्शन के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। 2006 के समय जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया था। ऐसे जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर के एरिया से बिलोंग करने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनका जो फॉरेस्ट राइट के अंदर जो लैंड राइट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस FRA एक्ट के थ्रू में। इसके अंदर में स्टूडेंट्स काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट राइट के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी को डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे काफ़ी सारा कंसिस्टेंसीज हैं, लैंड कन्फ्लिक्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इश्यू है फॉरेस्ट राइट एक्ट के एरिया के अंदर में। तो इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर में किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में, आप देखिए कि तालिबान के द्वारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं स्पेशली हिंदुइज्म, अफगानिस्तान के अंदर में जो हिंदुइज्म से रिलेटेड जो पर्सन है, जो सिखिज्म से रिलेटेड जो पर्सन है, उनका जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे रिस्टोर किया जाएगा, ऐसा तालिबान के द्वारा कहा गया है। तो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको एज ए वेलकम के रूप से बताया गया। इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा गाइडलाइन है उसको रिलीज किया गया है इजराइल और ईरान के पर्सपेक्टिव से, जब से उनका कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ है कि इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से जो ट्रैवल करने से अवॉइड करना चाहिए इजराइल और जो ईरान का जो एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ADB का जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया है श्रीलंका के अंदर इलेक्शन की वजह से जो यहाँ पे रिकवरी फेज के अंदर है वहाँ का इकोनॉमी, उसके ऊपर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस्लामिक जो स्टेट है उसी से रिलेटेड कुछ पर्सन्स हैं उनका इन्फ्लुएंस से रिगार्डिंग में उनके द्वारा जर्मनी के अंदर एक अटैक कैरी आउट किया गया है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। हजीबुल्ला के द्वारा कुछ अटैक किए गए हैं, ये भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पे आपको पैसिफिक जो कंट्रीज हैं, पैसिफिक आइलैंड का एक समिट देखने के लिए मिलता है 1971 के समय में। पैसिफिक के जो आइलैंड है, आइलैंड नेशंस है, उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया था। तो उन्हीं का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्टूडेंट टोंगा नाम का जो कंट्री है उसके द्वारा। अब ये टोंगा कहाँ पे सिचुएटेड है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है, सपोज कीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड देखने के लिए मिलेगा, दो आपको यहाँ पे आइलैंड हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, ऑकलैंड है, वेलिंगटन है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो टोंगा है वो देखने के लिए मिलेगा, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो यहाँ से क्रॉस करती है, यहाँ पे जो टोंगा नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। तो इसी टोंगा के द्वारा जो पैसिफिक आइलैंड का जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि 1971 के समय इस्टेब्लिश हुआ था। बट उनके वहाँ पे सिक्योरिटी एक मेन इशू है, तो चाइना के द्वारा ऑफर किया गया है कि उनके द्वारा जो सिक्योरिटी है वो कैरी आउट किया जा सकता है। वेस्ट एशिया के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है ईरान के द्वारा फिर से आप देखिए कि ईरान के द्वारा अटैक है वो कैरी आउट किया जाएगा, उनके द्वारा वार्निंग भी इशू किया गया था। इजराइल के द्वारा ईरान के कंसुलेट के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद में ये जो एरिया है फिर से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट का जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना और यूएस के पर्सपेक्टिव से है, चाइना के द्वारा यूएस को कहा गया है कि आपके द्वारा जो कंस्ट्रक्टिव एक लीडरशिप का रोल है वो प्ले किया जाए वेस्ट एशिया के अंदर में। आप देखिए कि रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में रशिया के द्वारा कहा गया है कि 2022 का जो ड्राफ्ट है उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जाए तो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना और नॉर्थ कोरिया के बारे में है, उनके बायलैटरल टाइज को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि जो नाइजर नाम का जो कंट्री है, अब ये नाइजर कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में एक लैंडलॉक कंट्री है। आप देखिए कि यहाँ पे लीबिया है, यहाँ पे लीबिया है, यहाँ पे आपको चैड नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे नाइजर सिचुएटेड है, या नाइजर की यहाँ पे आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेगा नाइजीरिया देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्जीरिया नाम का कंट्री सिचुएटेड है और अल्जीरिया के यहाँ पे आपको माली नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे जो बुर्किना फासो है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो नाइजर नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है। नाइजर और यूएस के जो रिलेशंस है वो डिटेरियोरेटिंग फेज में होने की वजह से रशियन अथॉरिटीज के द्वारा उनको मिलिट्री सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है, मिलिट्री का जो ट्रेनर है उसको भी सेंड किया गया है रशियन अथॉरिटीज के द्वारा। नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री है, कंटिन्यूस वहाँ पे कन्फ्लिक्ट की वजह से नॉर्दर्न अफ्रीका की जो कंट्री जो न्यूज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।